हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल एसकेडी मैकेनिकल। आज के इस लेक्चर में हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हमारा बेस्ड है अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस पे। इससे पहले हम एक क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो कि हमारा काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल था। और वो जो न्यूमेरिकल था वो भी सब्जेक्टिव टाइप था और वो भी हमारा अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस पर बेस्ड था। और आज के इस लेक्चर में हम एक और सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि पूरी तरीके से हमारा बेस्ड है अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस पे। देखिए गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने से क्या फ़ायदा होता है। एक्चुअली में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने से काफ़ी आपको फ़ायदा मिल सकता है क्योंकि इससे काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आपके खुलते हैं और इससे काफ़ी नई नई चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। और एक्चुअली में जो छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं सब्जेक्टिव क्वेश्चन से फ्रेम किए जा सकते हैं। तो चलिए आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा काम है क्वेश्चन को रीड करना और उसको अच्छे से समझना कि एक्चुअली में हमें पूछा क्या गया है और हमें किस तरीके से अप्रोच करना है वो हम देखेंगे। सो वी आर गिवन अ प्रेशर सिलेंडर विच इज इंसुलेटेड of volume V, which contains air at a pressure P1 and temperature T1. It is to be filled from a supply air pipeline which is maintained at a constant pressure Pi and temperature Ti. तो फाइनली में शो करना है that final temperature of air T2 in the cylinder after it has been charged to a pressure Pi is given by T2 equals to gamma into Ti divided by 1 plus Pi by Pi times gamma into Ti by T1 minus 1। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन है जो कि हमें प्रूव करना है इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो ये छोटा सा डायग्राम है जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो ये हमारा एक्चुअली में वो प्रेशर सिलेंडर है जो इंसुलेटेड है। तो ये सिंबल मैंने इंसुलेटेड के लिए तैयार किया है। इसके अंदर एक्चुअली में क्या है, एयर है। सो इट कंटेन्स एयर। इस पर्टिकुलर सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो है वी और इस एयर का जो इनिशियल प्रेशर दे रखा है वो दे रखा है P1 और टेम्परेचर दे रखा है T1। तो हम ये जो कंटेनर है इसको अज्यूम करते हैं एज अ कंट्रोल वॉल्यूम और ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो है हमारी एक्चुअली में बाउंड्री है इस पर्टिकुलर कंट्रोल वॉल्यूम के लिए। सो दिस वी हैव कंसिडर्ड एज बाउंड्री ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। ये हमारा सप्लाई पाइपलाइन है जहाँ से एक्चुअली में हम एयर को सप्लाई कर रहे हैं। सो दिस इज़ द एयर और जिस पर्टिकुलर कंडीशन पर हम एयर को सप्लाई कर रहे हैं वो हमें दे रखी है कि कांस्टेंट प्रेशर दिया हुआ है दैट इज़ Pi। और इसके बाद हमें एक टेम्परेचर भी दे रखा है उसमें जो कि दिया हुआ है हमें Ti। तो ये हमारी कंडीशन है क्वेश्चन की। तो हमें पता है कि ये अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस पर बेस्ड है। वो हमें कैसे पता है? अगर ये मेरा ओपन सिस्टम है इसको अज्यूम करूँ यानी कि ये मेरा कंट्रोल वॉल्यूम है तो उसमें कुछ मास जो होगा वो एंटर करेगा। और अगर इसमें कुछ ऑलरेडी पहले से मास पड़ा हुआ है तो मास में जो मेरा मास है एक्चुअली में वो क्या हो रहा है, मास इज़ इंक्रीजिंग। तो मेरा मास जो है वो एक्चुअली में इंक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जब भी कोई भी प्रॉपर्टी चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम उसको ट्रीट कर सकते हैं एज अ अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस। तो इसलिए ये जो मेरा क्वेश्चन है वो पूरी तरीके से बेस्ड है अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस पे। अब हम जानते हैं कि दो इक्वेशंस हमने पढ़ी हैं मेनली किस तरीके से हम अप्रोच करते हैं अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस में। और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस का। तो चलिए हम ऑलरेडी जानते हैं कि अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस की जो मेन टू इक्वेशंस है वो क्या है। तो पहली जो मेन इक्वेशन है वो हमारी जान जाती है कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये हमारी एक्चुअली में फर्स्ट इक्वेशन है जो कि हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम कैन बी रिटन एज मास फ्लो का रेट जो भी हमारा होगा इनलेट पर माइनस मास फ्लो का रेट जो भी हमारा होगा एग्जिट पर। तो ये हमारी एक जनरल इक्वेशन है जो कि हम यूज़ करते हैं इस अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस में।
that rate of change of mass with respect to time within the control volume can be written as mass flow का rate at inlet minus mass flow का rate at exit. ये हमारा कंट्रोल वॉल्यूम है एक्चुअली में, तो इसमें जो भी मास है वो सिर्फ एंटर कर रहा है, यहाँ पर हमने कोई एग्जिट प्रोवाइड नहीं कर रखी है, तो इसलिए जो मेरा मास फ्लो का रेट है एग्जिट पर वो मेरा डेफिनेटली इक्वल रहेगा ज़ीरो के। तो अब यहाँ से हम अपनी पहली इक्वेशन को फ्रेम कर सकते हैं, और वो हमारी पहली इक्वेशन क्या रहेगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैन बी रिटन एज मास फ्लो का रेट एट इनलेट। तो इसको हम अज्यूम करते हैं आवर इक्वेशन नंबर 1, जो कि हम आगे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अब हम बात करें अपनी दूसरी इक्वेशन की, जो कि बहुत पॉपुलर इक्वेशन हमने डिस्कस की थी और जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो वो जो हमारी दूसरी फेमस इक्वेशन थी फॉर अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस के लिए, दैट इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये थी हमारी दूसरी पॉपुलर इक्वेशन जो कि हम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो ये हमारी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो हम जानते हैं दूसरी बहुत पॉपुलर इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है खासकर अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस में। इसके लिए हमने अजम्पशंस ऑलरेडी लिखे थे कि अजम्पशंस क्या क्या हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को लिखने के लिए। देखिए गाइस, अजम्पशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं खासकर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए, जो कि हमारा थर्मोडायनेमिक्स है। और वैसे तो हर सब्जेक्ट में अजम्पशंस का बहुत बड़ा रोल होता है और इसमें भी उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो जो जनरल इक्वेशन है वो तो हमें पता है, पर हम एक डिराइव्ड इक्वेशन पर पहुंचे थे, कुछ अजम्पशंस ली थी हमने इस डिराइव्ड इक्वेशन तक पहुंचने के लिए। तो उन अजम्पशंस को अगर हम एक बार रिवाइज करें तो वो अजम्पशंस थी, हमारी पहली अजम्पशन ये थी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरी जो अजम्पशन ली थी हमने वो थी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ज़ीरो। और अगर हम बात करें तीसरी अजम्पशन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन मानी गई थी, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी एट इनलेट एंड द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी एट एग्जिट, दे डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दे डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो ये हमारी बेसिकली कुछ अजम्पशंस रही थी जो कि हम देख भी सकते हैं। ठीक है, कि पहली अजम्पशन ये थी कि कोई चेंज नहीं है काइनेटिक एनर्जी में, और दूसरी अजम्पशन थी देयर इज़ नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरी अजम्पशन जो हमने ली थी वो थी हमारी द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी एट इनलेट एंड द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी एट एग्जिट डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमारी तीन अजम्पशंस थी, और इन तीन अजम्पशंस के बिहाफ पर हम एक फाइनल इक्वेशन लिख पाते हैं। तो उस इक्वेशन को एक बार हम देख लेते हैं कि उस इक्वेशन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखी जाती है, डेट रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये हमारा इक्वल होता है मास फ्लो का रेट एट इनलेट इनटू स्पेसिफिक इंथैल्पी एट इनलेट प्लस जो भी हीट ट्रांसफ़र का रेट है फ्रॉम द कंट्रोल वॉल्यूम वो, माइनस मास फ्लो का रेट एट एग्जिट इनटू स्पेसिफिक इंथैल्पी एट एग्जिट माइनस जो भी वर्क ट्रांसफ़र का रेट रहेगा कंट्रोल वॉल्यूम से वो। तो ये एक सिंपल इक्वेशन है जो कि हम लिखते हैं फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए। अभी हमने देखा कोई एग्जिट इसमें अवेलेबल तो है नहीं, मास फ्लो का रेट एग्जिट पर हम ऑलरेडी ज़ीरो कर चुके हैं, तो ये वाला टर्म जो है हमारा ये हो जाएगा ज़ीरो के इक्वल। और जो हमें सिलेंडर दे रखा था और ये पूरी तरीके से इंसुलेटेड था, सो डेफिनेटली दिस टर्म विल ऑल्सो बी इक्वल टू ज़ीरो। और ये वाली टर्म की बात करें, डेट इज़ द वर्क ट्रांसफ़र जो भी हुआ हमारा कंट्रोल वॉल्यूम से। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमारा जो फ्लूइड है वो आराम से इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर आकर बैठ गया है। उस पर्टिकुलर फ्लूइड ने किसी भी टाइप का वर्क नहीं कर रहा है इस पर्टिकुलर कंट्रोल वॉल्यूम पर, और ना ही कंट्रोल वॉल्यूम ने कुछ वर्क हमें प्रोड्यूस कर दिया है। तो डेफिनेटली जो ये वर्क ट्रांसफ़र हुआ है कंट्रोल वॉल्यूम से, ये भी मेरा इक्वल होगा ज़ीरो के। ये मैं ज़ीरो के इक्वल इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि जो मेरा फ्लूइड है वो सिर्फ यहाँ पर आकर बैठ गया है, उसने किसी भी टाइप का वर्क मेरा प्रोड्यूस नहीं करा है इस पर्टिकुलर कंट्रोल वॉल्यूम पर।
तो इसलिए जो मेरा वर्क ट्रांसफ़र हुआ फ्रॉम द कंट्रोल वॉल्यूम वो मेरा इक्वल होगा 0 के। तो मैं लिख सकता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, so we can simply write as rate of change of internal energy with respect to time as mass flow का rate at inlet into specific enthalpy at inlet। तो इसको हम ले सकते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 2। तो हम देख चुके हैं अपनी दो इक्वेशंस को, और डी एम बाई डी टी जो कि हमारा इक्वल है एम आई डॉट के यानी कि मास फ्लो रेट एट इनलेट, और डी यू बाई डी टी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डेफिनेटली ये जो होगा ये मेरा इक्वल रहेगा मास फ्लो रेट एट इनलेट इनटू स्पेसिफिक एंथैल्पी एट इनलेट। तो ये हम ऑलरेडी प्रूव देख चुके हैं। तो जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको हम यूज़ कर रहे हैं अपनी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो हम देख सकते हैं यूज़ करने के बाद हमें जो मिलेगा तो हम सिंपली लिख पाएंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि हमारा इक्वल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड जो हमारा एच आई है ये तो हमारा रहेगा ही रहेगा। तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं that rate of change of internal energy with respect to time will be equal to rate of change of mass with respect to time into specific enthalpy at inlet। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये dt और dt हमारा कैंसिल हो सकता है। तो अब हमारी इक्वेशन बन जाएगी du इज इक्वल टू डी एम इंटू एच आई के। तो अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2। सो फाइनली वी गॉट द रिजल्ट। इसका जो इंटीग्रेशन होगा ये मेरा इक्वल होगा u के, लिमिट्स पुट करूँगा तो u2 माइनस u1। अभी हमने देखा इंथैल्पी मेरी कांस्टेंट है, दे डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बाहर जाएगी इंटीग्रेशन के। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं एच आई डी एम का इंटीग्रेशन m, लिमिट्स अगर हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा m2 माइनस m1 के इक्वल। ओके, उसके बाद एक नोट पॉइंट की अगर हम बात करें, और वो नोट पॉइंट ये है that air can be treated as an ideal gas। जो हमें एयर दी है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं एज एन आइडियल गैस, और हम जानते हैं कि आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है इट कैन बी सिंपली रिटन एज एम सी वी टी। तो ये तरीका होता है इंटरनल एनर्जी को लिखने का फॉर एन आइडियल गैस के लिए। ये जो इक्वेशन हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारी गैस आइडियल गैस होगी, और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें जो सिस्टम दिया है वो एयर दिया है। सो वी कैन सिंपली राइट एज यू इक्वल्स टू एम सी वी टी। तो u2 की वैल्यू जो है वो हम लिख सकते हैं m2 सी वी इंटू टी टू माइनस m1 इंटू सी वन इंटू टी वन, और ये तो हमारा एच आई रहेगा ही रहेगा इंटू m2 माइनस m1। ओके, सो वी कैन टेक सी वी एज कॉमन। तो अगर मैं सी वी को यहाँ से कॉमन निकालूँ तो हमें मिलेगा m2 इंटू टी टू माइनस m1 इंटू टी वन। सिमिलरली यहाँ पर हम बात करें अगर एंथैल्पी की, तो एंथैल्पी जो होता है उसको भी हम सिर्फ आइडियल गैस के लिए कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं दैट एम सी पी टी। सो दीज आर द इक्वेशंस विच आर वैलिड ओनली फॉर आइडियल गैस। अगर बात करें स्पेसिफिक एंथैल्पी की तो मास यहाँ जाएगा, तो उसको हम लिख पाएंगे सी पी इंटू टी। ये हमारा एच आई है तो उसको हम लिखेंगे सी पी इंटू टी आई। बाकी जो m2 माइनस m1 है वो तो हमारा रहेगा ही रहेगा। इस सी वी को हम यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं तो कर लेते हैं। सो वी कैन राइट एज m2 इंटू टी टू माइनस m1 इंटू टी वन। सी पी बाई सी वी विल बी गामा, और ये हमारा होगा टी आई, और ये होगा हमारा m2 माइनस m1। ओके, तो एक नोट पॉइंट यहाँ पर हम बता देते हैं। पॉइंट ये है कि जो हमने गामा यूज़ किया है इट कैन बी सिंपली रिटन एज सी पी बाय सी वी। गामा को हम लिखते हैं सी पी बाय सी वी, वेयर सी पी इज स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस एंड सी वी इज स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। और ये जो गामा होता है हमारा इट इज़ सिंपली कॉल्ड एज एडियाबैटिक इंडेक्स।
तो गामा को हम जानते हैं एडियाबेटिक इंडेक्स के नाम से, और इट इज़ सिंपली कॉल्ड एज द एडियाबेटिक कांस्टेंट भी कभी कभी हम इसको कहा करते हैं। ओके, तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। M2T2 माइनस M1T1 इक्वल्स टू गामा इंटू टी आई इंटू M2 माइनस M1। ओके, अभी हमने देखा एयर कैन बी ट्रीटेड एज एन आइडियल गैस। जब भी हम बात करते हैं आइडियल गैस की, वी कैन यूज आइडियल गैस इक्वेशन। वी कैन यूज आइडियल गैस इक्वेशन, that is PV is equal to MRT। तो अगर बात करें हमारे सिस्टम की स्टेट वन पर, तो स्टेट वन पर जो प्रेशर था वो था P1, वॉल्यूम था V, मास था M1, R तो R रहेगा और ये होगा T1। ओके, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं M1T1 को R को वहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा P1V बाई R के इक्वल। तो इसको ले लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1। ओके, सिमिलरली वी कैन राइट एज P2, क्योंकि P2 है। ओके, तो जो फाइनल प्रेशर था हमारा वो हमें दे रखा है कि हमारे जो टैंक है उसको चार्ज करना है प्रेशर PI पर। तो जो फाइनल प्रेशर है वो P2 की जगह हम लिखेंगे PI। ओके, और जो हमारा वॉल्यूम रहेगा वो रहेगा हमारा V, मास हमारा होगा M2 इंटू आर इंटू T2। तो यहाँ से हम सिंपली लिख सकते हैं that M2T2 will be equal to PI into V by R के इक्वल। दिस वी कैन ट्रीट एज इक्वेशन नंबर 2। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को M1T1 को हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं, ऐसे M2T2 को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो जैसे हमने इन इक्वेशंस को यूज़ करा तो फाइनली जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, डेट PI इंटू वी बाई आर, और M1 इंटू T1 जो होगा हमारा वो हमारा इक्वल होगा P1 इंटू वी बाई आर के इक्वल। ये अभी भी हमारा गामा इंटू टी आई है। और अगर हम देखना चाहें कि M2 हमारा किसके इक्वल होगा, तो दोबारा से हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं कि जो M2 होगा हमारा, अगर हम T2 को यहाँ शिफ्ट कर दें तो हमें फाइनली M2 की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको नेक्स्ट स्टेप में देख लेंगे। तो ये गामा इंटू टी आई इंटू में M2 माइनस M1। तो ये जो है हमारी इक्वेशन, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब ये जो इक्वेशन 1 है स्मॉल वाली रोमन नंबर वाली, और ये जो इक्वेशन 2 है, इनको हम एक बार यूज़ करते हैं। तो हम जानते हैं कि M1 इंटू T1, ओके, M1 इंटू T1 कैन बी रिटन एज P1 इंटू V बाई R। हमें पता करना है कि जो वैल्यू है M1 की वो कितनी है। तो M1 की वैल्यू है P1 इंटू वी बाई आर T1। सिमिलरली अगर हम इस इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करें तो हम लिख सकते हैं M2 इंटू T2 इट विल बी इक्वल टू PI इंटू वी बाई आर। हमें पता करना है वैल्यू ऑफ M2, सो इट विल बी इक्वल टू PI बाई V इंटू आर T2। तो यहाँ से हमें पता चल गई कि जो वैल्यू है M1 की हमारी वो कितनी है, और जो वैल्यू है हमारी M2 की वो कितनी है। तो ये दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं जिनको हम यूज़ करने वाले हैं दोबारा से इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो ये था हमारा इक्वेशन नंबर 3, एक बार और देख लेते हैं। जो कि हमने डिराइव किया था, डेट PI इंटू वी बाई आर माइनस P1 into V by R, and it can be written as equal to gamma into Ti into M2 माइनस M1। अभी हमने देखा था कि जो हमारी M2 की वैल्यू थी वो क्या थी और M1 की वैल्यू थी वो क्या थी। तो उन इक्वेशंस को हम यहाँ पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो हमें मिलेगा PI इंटू वी बाई आर, ये तो एज इट इज़ रहेगा, माइनस का P1 इंटू वी बाई आर, ये भी हमारा एज इट इज़ रहेगा। इट विल बी इक्वल टू गामा इंटू Ti, और जो हमारी वैल्यू थी M2 की, सो अभी हमने लिखा था जो कि हमारे निकल कर आई थी PI इंटू वी बाई आर T2
और जो वैल्यू थी हमारी M1 की वो आई थी P1 V1 बाई R इंटू T1 के इक्वल। ओके, तो यहाँ तक हम देख चुके थे। तो अब इस इक्वेशन में देखें तो ये R ये R ये R ये हम आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा जो है तो इसको भी हम कॉमन लेकर आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। तो फाइनली जो हमें इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा Pi minus P1 and it will be equal to gamma into Ti divided by Pi divided by T2 minus P1 divided by T1। ओके, तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं और हमें देखना है कि हमें फाइनली एक्चुअली में चाहिए क्या। तो फाइनली में क्या चाहिए, T2 की वैल्यू चाहिए। तो T2 की वैल्यू को पाने के लिए हमें इसको यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं और इसमें फिर हम ये पैरामीटर ऐड कर सकते हैं। तो हम सिंपली लिखेंगे इसको पी आई माइनस P1 डिवाइडेड बाई गामा इंटू Ti, और फिर इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है Pi डिवाइडेड बाई T2 माइनस में P1 बाई T1। इसको हमने वहाँ शिफ्ट किया है, ये नेगेटिव का है तो उसको यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये होगा Pi माइनस का P1 डिवाइडेड बाई गामा इंटू Ti प्लस में P1 बाई T1 एंड इट कैन बी सिंपली रिटन एज इक्वल टू Pi डिवाइडेड बाई T2। ओके, तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब फाइनली हमें चाहिए क्या, फाइनली हमें चाहिए T2 की वैल्यू। ओके, तो T2 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे और ये जो पूरा टर्म है इसको हम नीचे की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो अब हमें क्या मिलेगा, अब T2 को हम ऊपर लेके जा रहे हैं तो ये हो जाएगा T2 एंड इट विल बी इक्वल टू Pi, और ये जो पूरा टर्म है इसको हम नीचे लेके आ रहे हैं, यानी कि Pi माइनस का P1 डिवाइडेड बाई गामा इंटू Ti प्लस P1 बाई T1। ओके, तो ये हमारा आ गया T2 का वैल्यू। पर हमें प्रूव ये नहीं करना था, प्रूफ हमें कुछ और ही करना है। तो इसको थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे ताकि हमें जो रिक्वायर्ड टर्म है वो आसानी से पता चल सके। तो इसमें अगर हम देखें तो क्या हम चेंजेस कर सकते हैं। तो ये हमारा Pi रहने दिया इसको हमने, और इसका हमने ले लिया LCM। तो जैसे हमने इसका LCM लिया तो T1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा मेरा T1 इंटू में Pi माइनस का P1 प्लस में ये मेरा P1 का P1 रहेगा और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो गामा इंटू में Ti और ये मेरा हो जाएगा गामा इंटू में Ti इंटू में T1। ओके, तो ये नीचे वाला टर्म है ये मेरा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो सिंपली मैं लिख सकता हूँ T2 विल बी इक्वल टू गामा इंटू में Ti इंटू में T1 इंटू में Pi, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मुझे मिलेगा T1 इंटू में Pi माइनस T1 इंटू में P1। ये जो ब्रैकेट है हमने इसको ओपन कर दिया, और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा P1 इंटू में गामा इंटू में Ti के इक्वल। पर अगर हम देखें जो हमें प्रूफ करना है तो ऊपर हमारे पास सिर्फ गामा इंटू Ti है, तो हम क्या करते हैं न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं Ti बाई या T1 बाई Pi से, क्योंकि हमें ये टर्म एलिमिनेट करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करते हैं। तो ये तो एज इट इज़ रहेगा, ये मेरा T1 Pi, यहाँ पर हमने डिवाइड किया T1 बाई Pi से यानी कि न्यूमरेटर को, और सिमिलरली हमने डिवाइड किया डिनोमिनेटर को भी, यानी कि T1 बाई Pi डिवाइडेड बाई T1 बाई Pi माइनस T1 P1 डिवाइडेड बाई T1 Pi प्लस P1 गामा इंटू Ti डिवाइडेड बाय T1 प्लस Pi। ओके, तो T1 Pi ये टर्म तो पूरी तरीके से कैंसिल हो चुका है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो हमें मिलेगा वो कुछ इस तरीके का रिजल्ट देखने को मिलेगा, डेट T2 जो होगा हमारा इक्वल होगा, उसको हम सिंपली लिख सकते हैं गामा इंटू Ti, ये पूरा 1 हो चुका है। अब इसको हम पहले लिख रहे हैं तो प्लस में गामा इंटू में Ti प्लस P1 डिवाइडेड बाय T1 प्लस Pi माइनस में ये हमारा टर्म रहेगा
टी वन इंटू में पी वन डिवाइडेड बाई टी वन इंटू में पी आई। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये टी वन भी कैंसिल हो सकता है, यानी कि ये जो है ये भी मेरा वन हो चुका होगा। ओके, तो अब जो मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो मेरा कुछ इस तरीके से आएगा कि गामा इंटू में टी आई, वन तो मेरा आ ही चुका था। तो अगर मैं यहाँ से पी वन बाई पी आई को कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा पी वन बाई पी आई, जो कि मैंने यहाँ से कॉमन लिया है। तो अंदर जो मेरा टर्म बचेगा वो बचेगा गामा इंटू में टी आई डिवाइडेड बाई टी वन माइनस में वन के इक्वल। तो ये जो होगा मेरा फाइनल एक्सप्रेशन होगा, और ये हमें प्रूव करना था एक्चुअली में। ओके, तो ये हमने प्रूव कर दिया है कि जो हमारा T2 है, यानी कि जो टेम्परेचर T2 है और जो कि हमारा इक्वल आया है गामा इंटू में टी आई के, वेयर गामा इज एडियाबेटिक इंडेक्स, टी आई मेरा इनिशियल जो सप्लाई पाइपलाइन थी उसका टेम्परेचर था, और पी वन इनिशियल प्रेशर था सिलेंडर में, पाइपलाइन थी उसका प्रेशर, गामा दोबारा से एडियाबेटिक इंडेक्स, टी आई इनिशियल जो सप्लाई लाइन पाइपलाइन का टेम्परेचर, टी वन था इनिशियल टेम्परेचर मेरे टैंक में, टी टू था फाइनल टेम्परेचर जो भी कंटेनर में फाइनल टेम्परेचर था। ये हमने प्रूव कर दिया, तो हम इसको लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो ये था गाइस आज का वीडियो, जो हमने डिस्कस किया था एक नया कन्वेंशनल प्रॉब्लम जो कि पूरी तरीके से बेस्ड था हमारा अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस पर। आई होप आपको इस वीडियो में बड़ा मज़ा आया होगा और जो भी कॉन्सेप्ट्स आपके थे वो काफ़ी क्लियर हुए होंगे, क्योंकि अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस काफ़ी टिपिकल टॉपिक है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और मैं भी कोशिश करूँगा कि कुछ और न्यूमेरिकल्स इस पर सॉल्व करूँ। तो आई होप दिस वीडियो विल बी क्लियर टू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।